हाँ जी बच्चा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो ये अल्काइल अराइल हैलाइड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ऐसे कार्बन जिनमें एक से ज़्यादा हैलोजन्स होते हैं, ऐसे कार्बन जिनमें एक से ज़्यादा हैलोजन प्रेजेंट होते हैं, उनको पॉली हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। तो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। तो पहला है हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन, मिथिलीन क्लोराइड भी इसे कहते हैं। फॉर्मूला इसका है CH2Cl ट्वाइस। यूजेस, ये सॉल्वेंट के तौर पे पेंट रिमूवर के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोपेलेंट के तौर पे एरोसेल्स में यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं ड्रग्स बनाने के लिए, और मेटल को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके इनमें यूजेस और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं। मतलब आई कुड हैव सेंड यू सिंपली द नोट्स ऑल्सो, यू कुड हैव डन इट योर सेल्फ, बट आई डोंट वांट दैट के सारा चैप्टर करवाया तो अब 10-15 मिनट के लिए ये छोड़ दूं कि अपने आप कर लो, तो फिर आप कहेंगे सर ने ये कराया नहीं। तो लेट्स डू दिस ऑल्सो। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। मिथिलीन क्लोराइड जो है, यानी कि डाइक्लोरोमीथेन, हमारे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। और स्मॉल लेवल में भी अगर एयर में हो तो ये हमारी हेयरिंग और हमारे विज़न को अफेक्ट करता है। अगर हायर लेवल में हो तो डिजीनेस कॉज करता है, नौशिया कॉज करता है, टिंगलिंग, नमनेस इन द फिंगर्स एंड टोज कॉज करता है। अगर इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट स्किन में आ जाए तो स्किन रेड हो जाती है, स्किन में बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, आंखों में जलन होना शुरू हो जाता है, और अगर ये आंखों के कंटैक्ट में आ जाए, दैट इज़ ऑल। जैसे डाइक्लोरोमीथेन, ये आपका फर्स्ट पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव था। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में मैंने बताया क्या होते हैं। जब कार्बन के साथ एक से ज़्यादा हेलोजन प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। सेकंड हमारे पास है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बहुत ही फैमिलियर है आपके लिए, CHCl3। तो इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन है, ये इसका यूपिक नेम है, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्योंकि ये एक कार्बन है, मीथेन हो गया, उसके साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया। प्रॉपर्टीज़, एयर में ये स्लोली ऑक्सीडाइज होता है लाइट की प्रेजेंस में, और एक पॉइजनस गैस बना देता है फॉस्फीन, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है। यानी कि क्लोरोफॉर्म अगर लैब में बॉटल में पड़ा हुआ है और वो बॉटल ट्रांसपेरेंट है, कांच की है, और ऊपर से लूजली कैप्ड है, एयर उसके अंदर जा सकती है, लाइट उसके साथ रिएक्ट कर रही है, लाइट उसके अंदर पहुंच रही है, तो लाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म फॉस्फीन गैस बना देती है, जो कि एक पॉइजनस गैस होती है। इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्लोरोफॉर्म को हमें डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करना चाहिए, डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करना चाहिए, और इसको ब्रिम तक भर देना चाहिए, यानी कि उनकी नेक तक भर देना चाहिए, ताकि कोई एयर उसके अंदर ना रहे, क्योंकि एयर फिर रिएक्ट कर जाएगी, फिर से फॉस्फीन गैस बन जाएगी, जो कि पॉइजनस होती है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हमेशा हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते, उसको हमेशा नेक तक, मतलब बिल्कुल आप कहते हैं कि ब्रिम तक आपने उसको फिल करना है क्लोरोफॉर्म को बॉटल में। लेकिन अगर आप को लगता है कि आपसे कुछ लैप्सेस हो सकते हैं, तो लैब में नॉर्मली 0.6 to 1% एल्कोहल ऐड कर देते हैं, ताकि कोई भी फॉस्फीन गैस अगर क्लोरोफॉर्म की बॉटल के अंदर बनी है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए और वो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ये इथाइल अल्कोहल हमने बाहर से डाला, जो कि 0.6 to 1% है, ठीक है। तो फॉस्फीन गैस लेट अस सपोज के क्लोरोफॉर्म के अंदर बन चुकी है, तो ये डाइथाइल कार्बोनेट जो कि नॉन पॉइजनस है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस क्लियरली शोज के आप क्लोरोफॉर्म को बहुत ही सेफली स्टोर करना चाहें लैब में तो कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको इतना ही करना पड़ेगा कि आपको
क्लोरोफॉर्म की बॉटल में 0.6 से 1%, 2-3 बूंदे यार, 2-3 बूंदे इथाइल अल्कोहल की डाल दो। बॉटल मतलब 100 ml 200 ml के आसपास होनी चाहिए। तो 2-3-4 बूंदे जो है इथाइल अल्कोहल की डाल दो तो फॉस्फीन गैस जो है नहीं बनती, जो कि पॉइजनस गैस होती है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म जो है ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। ये एसिटिलीन गैस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल ले लो, CHCl3 CHCl3, ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर इनको हीट करो तो जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाता है और CH और CH आपस में कंबाइन करके आपको क्या दे देते हैं, एसिटिलीन दे देते हैं, साथ में AgCl मिल जाता है। हाँ, जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको ज़रा आपको बता दूं। ये सिल्वर है, ये 3 क्लोरीन इधर है और ये 3 क्लोरीन इधर है, तो ये 6Ag और 6Cl, 6AgCl बन गए। ठीक है, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन आपके पास आ गया। ओके, तो क्लोरोफॉर्म के यूजेस में बताना है कि ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है ऑयल्स में, फैट्स में। इसके अलावा ये फ्रीऑन गैस की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में हमने बताना है कि अर्लियर टाइम में जो क्लोरोफॉर्म था एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ किया जाता था, यानी कि डॉक्टर्स यूज़ करते थे सर्जरी के दौरान। पेशेंट की सर्जरी करनी है पर ये इतना सेफ़ नहीं था पेशेंट की हेल्थ के लिए। तो आजकल तो बहुत ही सेफ़ एनेस्थेटिक एजेंट जो हैं मार्केट में डॉक्टर्स के पास अवेलेबल हैं, बहुत ही जो कि पेशेंट को नुकसान नहीं करते। वैसे पुराने टाइम में जब कोई ऑप्शंस नहीं होते थे तो क्लोरोफॉर्म जो था एज ए एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ किया जाता था। अगर 900 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरोफॉर्म भी हम ब्रीथ कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए तो फटीग हो जाती है, थकावट हो जाती है, हेडेक हो सकती है। अगर प्रलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो जाए, प्रलॉन्ग मतलब लंबे टाइम तक एक्सपोजर हो जाए, तो लिवर डैमेज भी हो सकता है और किडनीज को भी डैमेज हो सकता है। ये था आपका क्लोरोफॉर्म। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के बाद हमारे पास आइडोफॉर्म है। आइडोफॉर्म जो है ये CHI3 है, इसे ट्राई आइडोमीथेन कहते हैं। ये एंटीसेप्टिक के तौर पे ड्रेसिंग मतलब ड्रेसिंग रूम में मत चले जाना। ड्रेसिंग मतलब जब किसी को चोट लग जाती है तो कोई वूंड वगैरह बन जाता है तो उसकी ड्रेसिंग में यूज़ करते हैं। आइडोफॉर्म बेसिकली जब स्किन के कंटैक्ट में आता है तो आयोडीन गैस को लिबरेट करता है, तो वो आयोडीन जो है हीलिंग पावर शो करती है। ठीक है, ये था आपका आइडोफॉर्म। उसके बाद हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसे टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। इसके यूजेस हैं, ये रेफ्रिजरेंट और प्रोपेलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, फ्रीओन बनाने के काम आता है, फार्मा इंडस्ट्री में, ड्रग्स इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। मिड 1960 तक ये फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ किया गया था एज ए पायरिन नाम के अंडर। मतलब पायरिन नाम इसका जो था वो पॉपुलर नाम था कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और ये आग को बुझाने के लिए यूज़ किया गया था। लेकिन ये तब की बात है, अब तो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। इनमें से एक मेथड वाटर वाला होता है। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि वाटर के साथ इसको एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। जब आग बहुत ज़्यादा लगी होती है तब तो वाटर यूज़ करते हैं। लेकिन यस, जैसे बहुत सारे आपने सिनेमा हॉल्स में देखा होगा, मल्टीप्लेक्सेस में देखा होगा, जगह जगह पे गैस के सिलेंडर होते हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर गैसेस होती हैं, लेकिन डेफिनेटली वो कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं होती। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट में
अगर आप इससे एक्सपोज्ड हो जाते हो, मतलब आप इसको इनहेल कर लेते हो, डिजीनेस होते हैं, नौशिया होते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, लिवर का कैंसर हो सकता है। लिवर कैंसर ये थोड़ी कि बस आप 0.01 सेकेंड के लिए इसके एक्सपोजर में आए हो तो आपको लिवर कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लिवर कैंसर जैसी चीज़ें जो हैं प्रलॉन्ग्ड यूसेज, प्रलॉन्ग्ड एक्सपोजर के बाद ही होती हैं। डैमेज टू द नर्व सेल्स हो सकता है, स्टूपर, लेजीनेस आ सकती है, कॉमा हो सकता है, मतलब कि इंसान कॉमा में जा सकता है, इवन डेथ हो सकती है और हार्ट बीट को अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल इफेक्ट में अगर ये इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाए तो अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकता है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए तो आपको भी अच्छी तरह से पता है क्या होता है। ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो नीचे आ जाएंगी, जो कि ह्यूमन बीइंग की स्किन को अफेक्ट कर सकती हैं, हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर सकती हैं और स्किन के कैंसर जो है वो कॉज कर सकती हैं। ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड था। राइट बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड है वो है फ्रियोन। फ्रियोन्स जो हैं ये क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स हैं, यानी कि कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन लगे होते हैं। ये मीथेन से ड्राइव करते हैं या इथेन से ड्राइव करते हैं। मीथेन के हाइड्रोजन को क्लोरीन और फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं या इथेन के हाइड्रोजन को क्लोरीन और फ्लोरीन से रिप्लेस करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें कितने फ्लोरीन प्रेजेंट हैं, इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। मैं इनकी कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। मेरे पास एग्जांपल है CF4, इसका नाम है फ्रियोन 1,4। एक कार्बन है, 4 फ्लोरीन है, तो इट्स कॉल्ड एज 14। उसके बाद है CF3Cl, एक कार्बन है, 3 फ्लोरीन है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज फ्रियोन 13। CF2Cl2, मतलब क्लोरीन को नहीं देख रहे हैं हम, फ्लोरीन को और कार्बन को देख रहे हैं, तो ये फ्रियोन तो लिखेंगे। इसमें कितने कार्बन है? एक, तो विल राइट हियर 1। ठीक है, तो ये 1 यहाँ से आ गया। फ्लोरीन इसमें कितने हैं? 2, तो ये 2 यहाँ से आ गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे? फ्रियोन 12 बोल देंगे। उसके बाद हमारे पास CFCl3 है, तो इसमें एक कार्बन है और एक फ्लोरीन है, तो एक कार्बन है तो 1 लिखेंगे, एक फ्लोरीन है तो 1 लिखेंगे। तो इस तरह से इनकी एग्जाम्पल्स और इनके नाम जो है वो कैसे रखे गए हैं, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू। इनकी प्रिपरेशन स्वार्ट्स रिएक्शन से की जाती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को एंटीमनी फ्लोराइड के साथ ट्रीट कर दें एंटीमनी क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपको जो है फ्रियोन 12 मिल जाता है, CCl2F2। तो एक कार्बन है ना, ठीक है, और फ्लोरीन कितने हैं? 2 हैं, तो फिर इसको हम फ्रियोन 12 भी बोलेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि इसके 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नॉन टॉक्सिक है, स्टेबल गैस है, हाई टेम्परेचर पे, लो बॉइलिंग पॉइंट है, इसको इजीली लिक्विफाई भी किया जा सकता है। हम रूम टेम्परेचर पे इसको प्रेशराइज करके लिक्विड कर बना सकते हैं। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली कूलिंग एजेंट के तौर पे रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, इसलिए फ्रियोन जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला सब्सटेंस है। हालांकि इसकी ड्रॉबैक है, ये ओजोन की लेयर को डिप्लीट करता है। इसके अलावा ये प्रोपेलेंट के तौर पे एरोसोल्स में, हेयर स्प्रेज में, डिओज में, डिओड्रेंट्स में, क्लींजर्स में, जैसे वो आपके वो होते हैं, वो शाइन्स हो गए या कॉलिन्स वगैरह हो गया, शेविंग जेल्स हो गया, जिनको आप प्रोपेल करते हो, ऐसे प्रोपेल करके प्रेस करके चीज़ को बाहर निकालते हो, तो उनमें ये एरोसोल्स के तौर पे यूज़ करते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर का एक पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पे फ्रियोन जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन, चेन रिएक्शन इस तरह से करती है कि ओजोन को ब्रेक करती जाती है। ओजोन को ब्रेक करने से क्या होता है, ओजोन की लेयर डिप्लीट हो जाती है और अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो नीचे आ सकती हैं। अगर वो नीचे आती हैं तो डेफिनेटली, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था,
ओजोन लेयर डिप्लीट होने से, यूवी रेज के नीचे आने से हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और स्किन कैंसर जैसे डिजीज़ जो हैं हो सकते हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली 28 लेक्चर में वीडियोस के थ्रू फिनिश हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 28 लेक्चर मेरे ख्याल से, या 27 हो सकते हैं, क्रॉस चेक कर लेना आप यूट्यूब पे। तो शुरू से लेके एंड तक, नॉमेनक्लेचर से लेके पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स तक, तो योर चैप्टर इज़ ओवर। आई एम वेरी श्योर कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। आई वुड लाइक टू हैव योर feedback whether you have understood this chapter or not, and wheresoever your problem, you can tell me. I can repeat that lecture again, right? Thank you. Have a nice day.